जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुवर्स क्लासेस में। मैं मनवीर सिकरवार, एसएससी जीडी 2023 बैच सेलेक्टेड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी पॉलिटिक्स की जो पॉलिटी सीरीज चल रही है उसका आज सेकंड टॉपिक है, जो कि टॉपिक का नाम है आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कल हमारी जो क्लास हुई थी वो संविधान सभा को लेकर हुई थी, तो उसमें हमने एक बात बताया था आपको कि 13 दिसंबर 1946 यानी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया था। तो आगे चलकर वही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। तो हम उसी प्रस्तावना की आज बात करने वाले हैं। तो वो प्रस्तावना क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है हम भारत के लोग यहाँ से होती है, और पूरी प्रस्तावना मैं अभी स्क्रीन पर लगा देता हूँ और आप देख लीजिए। तो प्रस्तावना हमारी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करें आगे। तो प्रस्तावना के अनुसार हम लोग देखते हैं कि समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोगों को ही माना गया है। प्रस्तावना की शुरुआत ही भारत के लोगों से होती है और भारत के लोगों को ही उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा यहाँ पे कि समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत किसको माना गया है? तो भारत के लोगों को माना गया है प्रस्तावना के अंदर। अच्छा, आगे बात करें। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा। प्रस्तावना को भारत के संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो प्रस्तावना को लेकर कुछ मामले सामने आए। तो कुछ एक पहला मामला था बेरुवाड़ी यूनियन वाद 1960। इस मामले में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए प्रस्तावना को लेकर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। एक तो इसमें मना कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी प्रस्तावना को संविधान से अलग माना गया। ये एक इंट्रोडक्शन है, संविधान के बारे में बताती है, ना कि ये संविधान है। इसके बाद में कहा जब ये संविधान का अंग ही नहीं है तो संशोधन भी इसमें नहीं किया जा सकता। ये निर्णय लिए गए थे। इसके बाद में हुआ क्या, जब दूसरा मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला, ये काफ़ी चर्चा में रहा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इसमें मामला क्या था, इसमें इस स्टेटमेंट को पलट दिया। यानी इसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। दूसरा, संशोधन किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और ये संविधान का अंग है। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद में बात करें, इसमें तीसरा स्टेटमेंट क्या था कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। यानी इसमें इन्होंने सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इसको मूल ढांचे का सिद्धांत बोलते हैं।
तो ये दिया था कि बोला था प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, यानी इंग्लिश में थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि संविधान का मूल ढांचा किसे कहा जाता है, तो हमारा जवाब होता है प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को मूल ढांचा कहा जाता है। विश्वानंद भारती बनाम केरल 1973 का जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। बाद में इसमें संशोधन किया जाता है। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, मतलब सुधार। मतलब समय के संविधान में कई हुआ था, बोला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना के अंदर। तो वो 3 नए शब्द क्या थे? नंबर 1 समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 नए शब्द 1976 में संशोधन किया गया, उसमें ये जोड़े गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। और अगर ये पूछेगा कि ये शब्द कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। अब बात करें समाजवादी क्या होता है। समाजवादी मतलब होता है जो समाज को साथ लेकर चलता है, यानी पूरे समाज को जो मार्ग देता है वो समाजवादी होता है। पंथ निरपेक्ष, इसमें एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकुलर। सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को नहीं मानेगा, यानी हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक समान माना गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म को विशेष का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। आगे बात करें राष्ट्र की अखंडता, यानी राष्ट्र को एक ही उसमें माना गया, एक रहेगा, राष्ट्र को टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा, राष्ट्र अखंडता इसकी बरकरार रहेगी। तो इसके बाद में क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। तो 5 प्रकार के जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपके रूस की क्रांति से लिए गए हैं। रूस की क्रांति, वहां से ये तीनों शब्द लिए गए हैं। रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। अच्छा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना के अंदर, यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की, उपासना, पूजा पाठ करने की। और 2 प्रकार की समानता दी गई है। पहली प्रतिष्ठा की समानता, यानी सबकी प्रतिष्ठा समान है, सबका मान सम्मान है। दूसरा अवसर की, यानी सबको समान अवसर मिलेंगे। तो ये 2 प्रकार की समानता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। ये जो 3 शब्द हैं ये प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं 1976 में नए शब्द, लेकिन ये सारे शब्द इसमें पहले से ही मौजूद थे जब प्रस्तावना बनी थी। अब अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और अंशतः कठोर अंशतः लचीला संविधान, यानी हमारे भारत का संविधान कैसा है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला दोनों है। तो इसका जवाब आपको देना है अंशतः कठोर, अंशतः या और लिख लीजिए, और अंशतः लचीला। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रस्तावना, लेकिन जितना भी ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है, जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। इससे आगे आपको सवाल नहीं बनेगा, तो आप इतना ही अगर कवर कर लेंगे तो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन आप आराम से प्रस्तावना के बारे में अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू। विश्वानंद भारती बनाम केरल 1973 का जो मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये क्लियर कर दिया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। बाद में इसमें संशोधन
किया जाता है। संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, मतलब सुधार। मतलब समय के संविधान में कई हुआ था, बोला गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना के अंदर। तो वो 3 नए शब्द क्या थे? नंबर 1 समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये 3 नए शब्द 1976 में संशोधन किया गया, उसमें ये जोड़े गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द जोड़े गए। और अगर ये पूछेगा कि ये शब्द कब जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। अब बात करें समाजवादी क्या होता है। समाजवादी मतलब होता है जो समाज को साथ लेकर चलता है, यानी पूरे समाज को जो मार्ग देता है वो समाजवादी होता है। पंथ निरपेक्ष, इसमें एक वर्ड है पंथ निरपेक्ष, ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेकुलर। सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को नहीं मानेगा, यानी हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक समान माना गया है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि सभी धर्म समान हैं, किसी भी धर्म को विशेष का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। आगे बात करें राष्ट्र की अखंडता, यानी राष्ट्र को एक ही उसमें माना गया, एक रहेगा, राष्ट्र को टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा, राष्ट्र अखंडता इसकी बरकरार रहेगी। तो इसके बाद में क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। तो 5 प्रकार के जो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये आपके रूस की क्रांति से लिए गए हैं। रूस की क्रांति, वहाँ से ये तीनों शब्द लिए गए हैं। रूस की क्रांति हुई थी आपकी 1917 में। अच्छा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना के अंदर, यानी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की, उपासना, पूजा पाठ करने की। और 2 प्रकार की समानता दी गई है। पहली प्रतिष्ठा की समानता, यानी सबकी प्रतिष्ठा समान है, सबका मान सम्मान है। दूसरा अवसर की, यानी सबको समान अवसर मिलेंगे। तो ये 2 प्रकार की समानता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, ये जो 3 शब्द हैं ये प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए हैं 1976 में नए शब्द, लेकिन ये सारे शब्द इसमें पहले से ही मौजूद थे जब प्रस्तावना बनी थी। अब अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और अंशतः कठोर अंशतः लचीला संविधान, यानी हमारे भारत का संविधान कैसा है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कठोर है, लचीला है, कठोर और लचीला दोनों है। तो इसका जवाब आपको देना है अंशतः कठोर, अंशतः या और लिख लीजिए, और अंशतः लचीला। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रस्तावना, लेकिन जितना भी ये इम्पोर्टेंट काफ़ी है, जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। इससे आगे आपको सवाल नहीं बनेगा, तो आप इतना ही अगर कवर कर लेंगे तो आई होप कि कोई भी क्वेश्चन आप आराम से प्रस्तावना के बारे में अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू।